केमिकल काइनेटिक्स क्या डील करता है? अब तक आपने फिजिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स पढ़े रिएक्शंस के बारे में, एक पढ़ा था आपने थर्मोडायनेमिक्स, जिसका एंड था कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। दूसरा आपने एक चैप्टर पढ़ा इक्विलिब्रियम, जिसने बताया के की वैल्यू ने कितना ये रिएक्शन फॉरवर्ड की साइड कितना जाएगा या बैकवर्ड की साइड ही रह जाएगा, नियर टू कंप्लीशन जाएगा या जरा सा होते ही खत्म हो जाएगा। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कौन बताता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कौन बताता था? डेल्टा जी की वैल्यू। डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज नॉट फीजेबल, नेगेटिव है तभी रिएक्शन इज फीजेबल। ये बात उस चैप्टर ने बताई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ने क्या बताया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू ने बताया जितना बड़ा के होगा, हायर द के मोर इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स एंड, जितना के बड़ा होगा एंड की तरफ जाएगा। ये बताया मेरे को। जहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के था उसको हमने पिछले चैप्टर्स में बहुत पढ़ लिया, अभी नर्स्ट में भी पढ़ लिया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, वो आपको बार बार नहीं बता रही। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम की कोई चीज इस चैप्टर में यूज होनी है और आपका 11th का इक्विलिब्रियम छूटा हुआ है तो वो ये यूज होनी है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। +1 में मैंने कहा था ये क्या है 12th क्लास में जाके पता चलेगा, अभी आप सिर्फ याद कर लो, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, इतना बोल के काम चलाया था। तो अब ये चैप्टर ही इनके ऊपर है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालने के लिए रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन किस तेजी से भाग रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन किस तेजी से भाग रहा है, उसके रेट कांस्टेंट। तीसरा चैप्टर, आखिरी चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री फॉर 2 इयर्स इज केमिकल काइनेटिक्स, जो ये बताता है फीजेबल होगा, ठीक है जी, कितना फीजेबल होगा, एक्सटेंट क्या होगा वो भी पता चल गया। तीसरा रेट क्या होगा, कितनी तेजी से होगा, कितना स्लो होगा, कब खत्म होगा, प्रोडक्ट के 50 ग्राम से 20 ग्राम होने में कितनी देर लगेगी। दिस इज हाउ वी एंड अप विथ फिजिकल केमिस्ट्री। तो अब हमारा काम है स्पीड ऑफ रिएक्शन। बहुत लाइट, बहुत हल्का फुल्का टॉपिक आज लाई हूं क्योंकि आपने टेस्ट दिया, आप पे बर्डन ज्यादा ना पड़े। ओरल क्वेश्चन, सारा ओरल टॉपिक है, साथ साथ चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, मतलब या डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। यहां से अभी ऐसा कुछ आता नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस करने की तैयारी है। अगर कोई रिएक्शन इस तरह से एक्सप्रेस हो, रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट्स, अगर कोई रिएक्शन इस तरह से एक्सप्रेस्ड है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज मिलेगा वो मैं कैसे निकालूंगी? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या होगा? R2 माइनस इनिशियल क्या होगा? R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। व्हाट इज T? अब रेट किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे? टाइम के रिस्पेक्ट में। 5 मिनट में रिएक्टेंट कितना खर्च हुआ, या 20 सेकंड में रिएक्टेंट कितना खर्च हुआ, या आधे घंटे में कितना खर्च हुआ। टाइम की यूनिट मिनट, सेकंड, आवर्स कुछ भी हो सकती है, ईयर्स भी हो सकती है। रेडियोएक्टिव रिएक्शन आएंगे तो उसमें हजारों साल भी होगी टाइम की लिमिट। तो फाइनल माइनस इनिशियल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल माइनस इनिशियल ऑफ टाइम। इस तरह से हम रेट किस चीज का निकाल रहे? रिएक्शन का नहीं, ये रेट है किस तेजी से रिएक्टेंट गायब हो रहा है। मुझे लगता है उससे रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अगर मैं सोचूं एक लकड़ी का टुकड़ा जला रही हूं, मैं एक लकड़ी का टुकड़ा जलाया और मुझे पता है कि वो जो टुकड़ा मैंने लिया 100 ग्राम का था, 15 मिनट के अंदर वो 80 ग्राम बर्न हो गया, 20 ग्राम पीछे रह गया, तो मैं रेट क्या कह सकती हूँ? 15 मिनट में 80 ग्राम्स वुड इज बर्न, दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ वुड। शायद कुछ ऐसा ही रेट ऑफ रिएक्शन हो, बट लेट्स मेक इट मोर साइंटिफिक। ये क्या कहलाएगा? सिर्फ इतना, किस रेट से रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, किस रेट से। समझ गए? अब मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट के रेट की बात करते तो उसमें डिसअपियरेंस तो नहीं होता, प्रोडक्ट क्या होता है? अपीयरेंस आएगी प्रोडक्ट में टर्म। तो प्रोडक्ट में क्या होगा? वही P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। इसको क्या बोलूंगी? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट कोई मेरे से पूछे तो डेल्टा R बाय डेल्टा T, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट कोई मुझसे पूछे डेल्टा P बाय डेल्टा T। ये समझ आ गया? चेंज फाइनल माइनस इनिशियल।
तो ये क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, अभी वहां मैं नहीं पहुंची। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट में अभी आपको बता सकती हूँ, वो मैंने बताने की कोशिश की। इतना क्लियर सबको, साइन वाइन सब कुछ। चलो आगे पूछूं एक चीज तो बताएंगे बच्चे, इनमें से किसी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, किसी की पॉजिटिव आएगी, या कोई फर्क नहीं? डिसअपीयरेंस की नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि पहले 100 ग्राम लिया, बाद में कितना बचा? 20 ग्राम। तो 20 माइनस 100 विल कम माइनस 80, पक्का। रेट की वैल्यू नेगेटिव कैसे भाई, कोई लॉजिक ही नहीं है। बट अभी तो चलो शुरुआत हुई है, बट हाँ ये खटकना चाहिए हमको। आगे चल सकती हो बच्चों? सो इसके बाद बात आती है कि चलिए इसको फिर सारा कुछ मैथमेटिकली करेक्ट करते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट इज गोइंग टू बी इन नाउ नेगेटिव, बात हो ही गई। उसको अवॉइड करने के लिए फॉर्मूला में पहले ही हमने क्या लगा दिया? माइनस। इस चैप्टर, इस टॉपिक में हर जगह माइनस को देखा जाएगा। माइनस का कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, माइनस का सिर्फ ये सिग्निफिकेंस है क्योंकि रिएक्टेंट गायब हो रहा है, फाइनली रेट मेरा पॉजिटिव में आ सके, उसके लिए फॉर्मूले में पहले से नेगेटिव लगा रही हूं बस। तो नेगेटिव के ऊपर आप इसमें इशू नहीं बनाएंगे, लेकिन लिखना पड़ेगा फॉर्मूला में हम हमेशा। तो माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। माइनस का सिग्निफिकेंस अगर 1 मार्कर में आपसे पूछूं तो आप बोलोगे माइनस सिग्निफाई दैट दिस थिंग इज रिएक्टेंट। आप होगे आर लिखा है, ऑब्वियसली रिएक्टेंट है। अब आगे थोड़ी आर लिखूंगी, आगे तो रिएक्शंस में लिखूंगी डेल्टा ऑफ PCl5 बाय डेल्टा टी दिस। तो क्या मैंने आर तो नहीं लिखा ना, इसके आगे लिखे माइनस को देख के पहचानोगे ये रिएक्टेंट था, किसी के आगे लिखे प्लस को देख के पहचानोगे वो प्रोडक्ट था। कुछ क्वेश्चन आप एनवर्सिटी के लेके आएंगे हमारे पास, इसमें तो रिएक्शन ही नहीं दिया। ओ भाई माइनस और प्लस से पहचान लो कौन सा रिएक्टेंट है कौन सा प्रोडक्ट है। माइनस वाला क्या होगा? रिएक्टेंट, तो प्लस वाला क्या होगा? प्रोडक्ट। सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, अब इसी पे न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूं मैं डीपीपी के, बहुत छोटे छोटे। क्लियर हो गया क्या होता है अपीयरेंस डिसअपीयरेंस? अपीयरेंस प्रोडक्ट की होगी, डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट की। अब आती है बात यूनिट की। अभी में आप देखेंगे मेरी डीपीपी 1 ही खत्म हो जानी है, इतना छोटा चैप्टर है कि एक एक टॉपिक की एक एक डीपीपी हाथों हाथ हो जानी है। सो अब आता है मेरे पास यूनिट के बारे में। अब मेरे को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए बेस्ट एसआई यूनिट, सॉरी नॉट एसआई, स्टैंडर्ड यूनिट हमारे लिए क्या चल रही है? मोल पर लीटर। तो यहां पर अगेन क्या लिखूंगी मैं? कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। ओरिजिनली मोल पर लीटर में नहीं होती थी, ओरिजिनली होती थी इस वाले पार्ट में एक्टिव मास से, बट दैट इज नॉट वेरी इजी मेथड, इसीलिए फिर हमने ये उठा लिया मोल पर लीटर बाय टाइम। टाइम कैन बी इन सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, ईयर्स, कुछ भी। तो दिख रहा है अभी सबको, ये ऐसा ही नहीं है, लीटर है बीच में, वो ध्यान रखना। ऐसे ही अगर कोई गैस आई, गैस के प्रेशर का चेंज, डिक्रीज, वही डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस, तो वहां पर यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? एटमॉस्फेरिक पर, या एटमॉस्फेरिक यूनिट में कह दो, बार में कह दो, टॉर में कह दो, पर सेकेंड। तो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस विद यूनिट क्लियर हो गया सबको। अब आती है बात, जो चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल माने रिएक्शन, काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट। रिएक्शन की काइनेटिक्स की कब बात होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की कब बात होगी, अब आ रहे हैं। अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे रेट कब कैसे एक्सप्रेस हो सकता है उसकी कोशिश कर रहे थे। अच्छा अब मुझे मेरी क्लास बताए, एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा आपने जलाया, शुरुआत में तेज फ्लेम होती है कि एंड में? क्या बात कर रहे हो भाई, तुमने कभी बॉनफायर, लोड़ी कुछ नहीं किया है? जब पूरे के पूरे ढेर को आग लगती है तो लोग इतनी पीछे बैठे होते हैं, सेका तेज लग रहा है जी, और 1 घंटे बाद वो कुर्सियां और आगे 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 फिर यूं हो जाते हैं एकदम की थोड़ी सी उससे आंच आ जाए। तो क्या बात, जब लकड़ी ज्यादा है तो आप क्या देखते हो? तब फ्लेम ज्यादा है, उसकी हीट ज्यादा है, उसमें फ्यूल ज्यादा है। 1, 1.5, 2 घंटे बाद, ऐसा मैं नहीं कह रही कि उसमें फ्यूल नहीं बचा या उसमें आग नहीं बची, बहुत धीमी हो जाएगी। तो जब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है तो शुरुआत में रेट हमेशा ज्यादा होता है। अगर आप देखोगे किसी भी रिएक्शन में शुरुआत में रेट हमेशा तेज होता है। एक सवाल ये भी आता है कि हमें जरूरत क्या है इसको पढ़ने की? व्हाई डू वी नीड केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर एट ऑल इन आवर रिसर्च?
बहुत सी जगहों पे मुझे कुछ रिएक्शंस का रेट स्लो करना है, मुझे रस्टिंग का रेट स्लो करना है मेरी इकोनॉमी बचाने के लिए, मुझे डेंटल फिलिंग जो होती हैं उनका रेट बहुत फास्ट करना है कि 2 घंटे तक किसी को ये नहीं कहा जा सके कि भाई कुछ खाना मत, 15 मिनट में कुछ खा लेना, क्योंकि अब डेंटल फिलिंग बहुत जल्दी सेट हो गई रिएक्ट होके। इसी तरह से मुझे बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके बनने का रेट बहुत तेज चाहिए ताकि मेरी मैन पावर बिजली कम खर्च हो। लॉट्स ऑफ एरियाज जहां मैं रेट को छेड़ना चाह रही हूँ, फास्ट या स्लो करना चाह रही हूँ अपनी जरूरत के हिसाब से, तो पढ़ना जरूरी है। तो क्या टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ अगर आप मेरे को कहो ऐसा बनेगा, धीरे धीरे धीरे, देखिए शुरुआत हुई थी तो रिएक्टेंट सबसे ज्यादा, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट घटता गया घटता गया घटता गया, लेकिन ये कभी भी इट विल नेवर टच जीरो। क्यों जीरो टच? आप सोचिए आपने एक लकड़ी का टुकड़ा जला दिया, शुरू के 15 मिनट 20 मिनट उसको लगे जलने में, उसके बाद भी 3 घंटे बाद भी तुम उसको छू नहीं सकते। तुम्हें पता है अंदर उसके बहुत स्लो 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 थोड़ा सा रिएक्टेंट बर्न हो रहा होगा, गर्म होगा, ठंडा नहीं हुआ होगा। यानी ये काम तो हो गया सपोज मेरा 1 घंटे में, और उससे अगला काम होना है 6 घंटे में, तो इनफाइनाइटिसमली स्लो हो गया वो कंपैरिजन में। इसलिए ग्राफ को यही रोक देते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड उसके आगे की काइनेटिक्स कैसे चल रही है, मेरा काम इतने में हो जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट का क्या होगा, अपीयरेंस टाइम के साथ साथ, और दोनों को एक साथ पढ़ना हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो समथिंग लाइक दैट खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे इसमें एक्स रिएक्टेंट था कि वाई। कौन रिएक्टेंट था? एक्स। प्रोडक्ट कौन था? वाई। ठीक है, इसमें ग्राफिकल एप्टीट्यूड काफी होगा। आखिरी चैप्टर है फिजिकल का, तो आपको कई ऐसी चीजें मिलेंगी। सो अब आपके पास ये 3 ग्राफ हो गए टू आइडेंटिफाई कौन सा रिएक्टेंट कौन सा प्रोडक्ट, और दोनों कंबाइंड। नाउ जो रेट इतनी देर से आप बात कर रहे थे T2 माइनस T1, यही बात हो रही थी। इस ग्राफ में ये था मेरे पास सपोज T2 और ये था T1। T2 माइनस T1 फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसका स्लोप ही आएगा बच्चों, इस ग्राफ का स्लोप होगा। ग्राफ किसका है? रिएक्टेंट का। तो एवरेज रेट, ये जो इतनी देर से रेट की बात हो रही थी, ये एवरेज रेट की थी कि 8 मिनट से लेके 18 मिनट के बीच का रेट दीजिए। तो आपने 8 मिनट से लेके 18 मिनट के बीच का रेट दिया, तो 8 मिनट पे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की R1 थी, 18 मिनट पे कॉन्सेंट्रेशन R2 थी, और बाहर तो आपको माइनस लगाना ही है रिएक्टेंट के केस में। तो जो रेट आप दे रहे थे वो एवरेज रेट था। तो ये रहा आपके पास एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन व्हाट इफ आई वांट, मेरे को 15वें सेकंड पे रेट चाहिए, 15वें मिनट पे रेट चाहिए, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट मैं कैसे निकालूंगी? सपोज आई वांट एट दिस टाइम, एग्जैक्टली मेरे को इस टाइम पे खोज है रेट निकालने की, तो आप क्या करोगे? बहुत स्मॉल चेंज लोगे टाइम का, टेंजेंट, और इसका स्लोप नहीं डालोगे, यही होगा। तो उसमें सिर्फ फर्क क्या होगा? dr बाई dt, वेरी स्मॉल चेंज, या dp बाय dt, प्लस में वो माइनस में ये। अब अगर मैं आपसे एक चीज और पूछूं, एक क्वेश्चन तो आपने गलत दे दिया लकड़ी के टुकड़े वाला, आई एम शॉक्ड। अब अगर मैं आपसे पूछूं, यहां से आपकी गाड़ी चलती है दिल्ली तक, राइट? मान लीजिए आपने 200 किलोमीटर कवर करना है, तो आप माइलेज या कह लीजिए स्पीड रिपोर्ट करते हैं। तो स्पीड रिपोर्ट करते हैं कि हम यहां से दिल्ली तक जब गए तो हमारी गाड़ी ने 70 किलोमीटर पर आवर की एवरेज या हमें एक स्पीड दी। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हर घंटे में वो 70 किलोमीटर चला होगा या 50 किलोमीटर चला होगा। इसका मतलब क्या? कहीं पैच ऐसा आया ट्रैफिक वाला कि स्लो चले, कहीं ऐसा मौका आया हाईवे बिल्कुल खाली तो तेज चल रही है, स्पीड लिमिट पकड़ ली। सो जब भी आप एवरेज रेट रिपोर्ट करते हैं, इट डज नॉट मीन हर मिनट पे रेट वही था, इट वेरी, आप मीन पूरा एवरेज देते हो। सेम गोज फॉर रिएक्शन, शुरुआत में रेट हमेशा फास्ट होगा, टाइम के साथ साथ रेट हमेशा धीमा होता जाएगा। कोई मर्जी रिएक्शन उठा लो, नो एक्सेप्शन, नो स्पेशल केसेस एट ऑल। तो इस तरह से आपको पता हो, आप जो दे रहे थे वो एवरेज रेट दे रहे थे, जो कि स्लोप था किस ग्राफ का? ऊपर मेंशन ग्राफ का। इंस्टेंटेनियस और एवरेज में समझ में आ जाएगा, बस dr बाई dt है, माइनस और प्लस का ध्यान रख पाएंगे।
चलिए, यानी टू टेल यू नीटली what is the difference between average rate and instantaneous rate, किन्हीं भी दो टाइम के बीच में जब आप निकालते हो रेट, उसको क्या कहते हैं, एवरेज रेट, वो होगा ये वाला स्लोप। और एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट अगर आपको चाहिए, ये इंस्टेंट पे अगर आपको चाहिए, उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, और उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, माइनस डी आर बाय डी टी। जिन लोगों का ध्यान क्लास में ना लग रहा हो, ध्यान लगाने के लिए वो नोट कर सकते हैं। खाली बैठे हैं तो मुझे मेंटली यही चाहिए, मतलब नोट नहीं कर रहे थे, आई नीड योर आइज हेयर, माइंड हेयर। बहुत इजी सा है, पूरी डीपीपी एक साथ हो जाएगी। अब छोटी सी चीजें पढ़ रहे हैं हम, क्लियर सबको, माइनस डी आर बाई डी टी और प्लस डीपी बाय डी टी। चलिए, अब अगर एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट है तो ग्राफ गया, ये एन अवस्थी में मिलेंगे क्वेश्चंस। प्यारे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ग्राफ के, ये आप डाउट लाओगे उससे पहले यहाँ, क्योंकि अब तक आते आते आप पे लोड हो जाता है, तो काइनेटिक्स का तो मैक्सिमम डीपीपी यहीं लेंगे, एन अवस्थी भी यहीं लेंगे कि आपको होमवर्क का लोड कम आए। अब इसमें अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो मेरा ग्राफ कैसे, एक से ज्यादा अमाउंट में। आप कहोगे ले क्या है, ए का डिसअपीयरेंस भी यूं दिखा दो, बी का डिसअपीयरेंस भी यूं दिखा दो, लेकिन बी के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2। जितनी देर में ए का एक मॉलिक्यूल डिसअपीयर हो रहा है, उतनी देर में बी के 2 मॉलिक्यूल डिसअपीयर हो रहे हैं, इसका स्लोप अलग होगा। 2 एक साथ, वो एक्सपोनेंशियल वाली बात तो मैं एकदम से कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकती, लेकिन स्लोप अलग होगा। जितनी देर में ये एक गायब हो रहा है, उतनी देर में ये 2 गायब हो रहे हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका ज्यादा होगा, यजत? 5 मिनट में ये एक गायब हो रहा है, 5 मिनट में ये 2 गायब हो रहे हैं। डिसअपीयरेंस का रेट किसका ज्यादा होगा, बी का। न्यूमरेटर में 2 आ गया ना। सो जब रेट इस तरह से अलग है, तो अब मेरे लिए ये बात होगी स्लोप अलग होगा, ग्राफ सेम तो नहीं होगा। अदरवाइज ए प्लस बी होता तो इसमें दोनों का ग्राफ सेम होता, ए का भी बी का भी सेम लाइन, क्योंकि सेम रेट से डिसअपीयर हो रहे हैं दोनों। और वो मैं क्या बना देती, वो ग्राफ में ऐसे बना देती, यहां ए भी हो सकता था और यहां बी भी हो सकता था। और ऐसे क्वेश्चन एन अवस्थी क्या, डीपीपी क्या, खूब मिलेंगे, ए और बी यस। लेकिन अगर ऐसा केस आता, सपोज चाहे मैं इसके आगे 2 लिख दूं, चाहे इसके आगे 2 लिख दूं, भावना तो समझ ही जाओगे तुम, स्लोप सेम नहीं है। चेक, जिस रेट से डी अपीयर हो रहा है उससे दुगने रेट से सी अपीयर हो रहा है, ये डी का स्लोप, ये सी का स्लोप, वो उससे डबल रेट से अपीयर हुआ है, तो दोनों ग्राफ में फर्क, जो डबल रेट से है उसका स्लोप वो उतना ही स्टीप ग्राफ है। अंडरस्टूड? सिमिलरली रिएक्टेंट में होगा। सारा यूं नहीं बताऊंगी, कुछ तो मेरे को टेस्ट के लिए भी रखना है, क्लास टेस्ट अगली क्लास, कि कुछ तो आप भी दिमाग चलाओगे। तो अब आपको यह सोचना है कि दिस एंड दिस मेक्स ह्यूज डिफरेंस इवन इन ग्राफ। स्लोप अलग हो गया तो ग्राफ सेम तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है इतना सबको? चलिए, ये क्वेश्चन अब एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। हाँ जी, कहीं से कुछ आया? रेट ऑफ रिएक्शन अभी आया ही नहीं टॉपिक, अभी तो रेट ऑफ, हाँ डिसअपियरेंस, तो वो माइनस नहीं आ रहा, वो माइनस का एक ही सिग्निफिकेंस है कि ये घट रहा है, बस। फाइनल आंसर तो प्लस में ही आ रहा है, उस माइनस का सिग्निफिकेंस एक ही है बस, सिर्फ। ठीक है, 1 सेकंड देना बच्चे। दीपा मेरा फोन ले जाना एक बार। जी आगे चलूं, ये अच्छा सा समझ आ जाएगा, ये क्वेश्चन आएंगे ऐसे। चलिए, अब टॉपिक को खत्म करने के लिए मुझे इतनी देर से बोला जा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैसे बताया जाता है, इस पे अब डीपीपी के क्वेश्चन उठाऊंगी। कोई भी रिएक्शन, अब मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ले आई एबीसीडी के आगे, स्मॉल एबीसीडी, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट कैसे रेट बताते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय माइनस delta A by delta T. Minus itself tells what I am talking about. I am talking about reactant divided by stoichiometric coefficient. This is rate of disappearance. तो rate of disappearance divided by A, ध्यान यही, rate of disappearance divided by B, rate of appearance divided by C,
रेट ऑफ अपीयरेंस डिवाइडेड बाय डी, ये आ गया तो मेरी आधी डीपीपी होगी। तो ये अगर आपके पास आ गया तो क्या मैं रेट ऑफ रिएक्शन, कोई मुझे एकदम से कहे दीजिए इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, ये अगला कहे नहीं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, नहीं ये भी तो रिएक्टेंट है दूसरा, तो प्रोडक्ट की टर्म में क्या करना होगा, यहां लगाओगे प्लस और यहां लगा दोगे डेल्टा सी या डेल्टा डी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछो इस पे, ठीक है। दिस बहुत ध्यान से चेक, ये असर्शन रीजन है आपके अच्छे वाले। इफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेम, मैंने वन नहीं लिखा कि कहीं सोचो सिर्फ वन हो तभी, मैंने लिखा है सेम। बाई चांस यहां पर सभी की वन है, ऐसे भी केसेस आएंगे सभी की 4 है, सभी की 3 है, 2 है, और वो बाकी मैं बोलूंगी नहीं, आगे क्वेश्चंस में लाऊंगी केसेस। अगर किन्हीं भी दो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, बाकियों का कुछ और है, 2 की 4 है, 2 की 2 है, लेट इट बी, जिनका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आर सेम, रेट ऑफ डिसअपियरेंस obviously of reactant is equals to rate of appearance obviously of product, उनका रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस बिल्कुल सेम होता है। अभी मैं इसके बारे में बात करूंगी क्या लिखा है, क्योंकि अभी रेट ऑफ रिएक्शन लाई नहीं, मैं रेट ऑफ रिएक्शन मतलब लाई तो हूं, खैर उसका यूज अप करेंगे। तो क्या मैं PCl5 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस ये लिख सकती हूं बच्चों, इसी तरह से PCl3 का रेट ऑफ अपीयरेंस ये लिख सकती हूँ, कीपिंग माइनस प्लस इन माइंड। रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी देर पहले क्या बताया था, rate of this reaction in terms of this is divided by stoichiometric coefficient 1 और 1। एक चीज और सोच के बताना, मान लो इनके stoichiometric coefficient 2 और 2 होते, एक ही बात थी। रेट ये R जो है आज के बाद से इट इज बहुत बड़ा बेसिक दे रही हूं, कम से कम भी 25 से 30 क्वेश्चन एनवस्थी के अकेले इस कॉन्सेप्ट पे मिल जाएंगे तुमको और मेरी डीपीपी के। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ दिस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ दिस, तीनों सेम होंगे अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम हुआ तो, लेट इट बी 1 2 3 4 एनीथिंग, अंडरस्टूड। अब इस पे कराऊंगी क्वेश्चन ताकि इसकी तुमको आदत पड़े। तो अब अगर इस पे क्वेश्चंस मेरे को करने हैं तो पहला क्वेश्चन, अभी डीपीपी नहीं देखेंगे, अभी मेरे को ओरली कराने हैं क्वेश्चन, ढूंढेंगे नहीं ये कौन सा क्वेश्चन है क्या है। अगर तुमको एक रिएक्शन दिया स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ध्यान से, और कहा गया इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज 3.6, 10⁻³ को साइड में रख दो थोड़ी देर के लिए, मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या। नो पेन पेपर, ठीक है, एक का तो आ गया, बाकी भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दे दी, डिवाइड बाय 4 ही तो करना था। 3.6 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 0.9 आएगा, फिर 0.9 को 9 बनाने के लिए 10⁻⁻5 करना पड़ा होगा, अंडरस्टूड। सॉरी सॉरी। तो अब आप एक चीज देखिएगा, मैंने आगे गई नहीं, मैं जाना भी नहीं चाहिए, ओके। एक बारी को लगता है किसी ने बहुत फास्ट दे दिया या मैम ने अपनी तरफ से बहुत फास्ट कर दिया और लगा जैसे हमें भी आ गया, उनके लिए मैं पूरा कंप्लीट भी करूंगी। आप खुद सोचिए क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ NO विल बी दिस, प्लस माइनस अब साइड पे रख देना। ये क्या था, रेट ऑफ अपीयरेंस, पिछली स्लाइड्स। इस क्वेश्चन में मेरे को रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ही दे रखा था, मतलब ये जो लाल गोला किया ना ये गिवन था, रेट ऑफ फॉर्मेशन डिवाइड किससे किया मैंने, अब इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, बिना कुछ खास सोचे। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया सेम, क्योंकि 4 4 है। आया आपके बोर्ड में सेम लिख के जान नहीं छुड़ाओगे, आपको सॉल्व करके देना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में 4 स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको देखना पड़ेगा उन चारों में से कौन सी सेम, इसका और इसका रेट सेम, इसका दुगना, इसका आधा, इस तरह की स्टेटमेंट्स। लेकिन जब इस क्वेश्चन को जिसको लगे मेरे को नहीं समझ आया उसको पूरा भी करना चाहिए, और जिसको लगे मेरे को समझ आ गया सब्जेक्टिव डीपीपी उठाइए और
नहीं, और इसी का ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन सोचना, जवाब नहीं चाहिए, सिर्फ एक क्वेश्चन सोचना, तब तक मैं बाकी लोगों को अपने साथ ले लूं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव का। और जिन लोगों को ये समझना है उनके लिए क्वेश्चन में मेरे को कहा गया था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया निकालो। तो मुझे पता है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया ये आएगा। मुझे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। पहले तो इस पे एग्री करें, जो लोग यहां देख रहे हैं, ये आ गया ठीक, फॉर्मूला ठीक लिखा है मैंने। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया मुझसे पूछा गया, और रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर में कितना निकाल के आई हूं वही लिख दूं यहां पर। ऊपर में निकाल के आई हूं 3.6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू, ये निकालना था, इंटू 1/4। 4 और 4 कट गया और मेरे पास आ गया दिस। तो ये कराने में जितना टाइम वेस्ट हुआ, मुझे नहीं लगता करने में उतना हुआ होगा। क्वेश्चन 2 ऑब्जेक्टिव का, सारी क्लास क्या दे रही है भाई? औरों से भी पूछ दो, डी के अलावा कोई है? अभिवीर, डी एवरीवन, भूलेंगे तो नहीं है ना? बहुत आसान, लड़कियों आ जाएगा क्वेश्चन 2 का डी। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन भी आपकी डीपीपी का है, आई थिंक पहला ही क्वेश्चन है सब्जेक्टिव जो मैंने लिखा, और ऐसे ही मैंने ऑब्जेक्टिव में भी एक दिखाया, बाकी अभी नहीं दिखाए कि आप एकदम से उड़ा दोगे, ओवर कॉन्फिडेंस आने में देर नहीं लगती। करो, इसके जवाब दो। किसी को लगे मैंने क्यों डिवाइड कर दिया? क्वेश्चन में दिया है 5 सेकंड में इतना गायब हो गया, इतना प्रोड्यूस हो गया, दिस इज इंक्रीज्ड। तो इसका मतलब मेरे को प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का चेंज दे रखा है कितनी देर में? 5 सेकंड में। तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन होना चाहिए, बट NO2 की टर्म्स में दे रखा है, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 4। तो यहां पर 1/4 भी आना चाहिए था, तो रेट तो आया ये। अच्छा, तो इसका मतलब वहां भी 2 ना दे रखा हो, मुझे लगता है, फिर उधर कुछ आएगा। एक सेकेंड, डीपीपी में देखो, डीपीपी में देखो कहां लिखा है 2। हाँ, थर्ड क्वेश्चन यहां 2 होगा, दैट इज फॉर श्योर। मैं मानती हूं O2 बैलेंस नहीं है, जरूरत नहीं है ना क्वेश्चन में कुछ उसके बारे में बात ही नहीं करी, ठीक है। एनीवेज, चलिए ये गलती मेरे को अगले पार्ट में महंगी पड़ जाती। तो ये तो समझ आ गया रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकला। अब मेरे को कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस। मुझे पता है रेट ऑफ रिएक्शन कितना दे रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन यहां से सभी लोग 10⁻⁻, ये दे दिया रेट। नाउ इट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। पूछा क्या है मुझसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, ये पूछा है, तो 2 को उधर ले जाओ, आंसर आ गया। बोर्ड में आएगा, आपको ऐसे करके दिखाना है। ऑब्जेक्टिव में तो तुम क्वेश्चन में ही तड़तड़ कर लोगे, लेकिन बोर्ड में आया तो तुमको ये करके दिखाना पड़ेगा। पहले यहां से रेट निकाला, रेट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, रेट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। रेट तो हर एक चीज के साथ इक्वेट हो सकता है। इफ समबडी थिंक कि मैम बहुत तेज जा रही है 4-5 बच्चों के चक्कर में, तो आई कैन गो स्लो हेयर। कहीं किसी को लगता है नहीं समझ आ रहा, तो मोस्ट वेलकम, लेट मी नो। अगली क्लास से तो फिर आगे हम चल ही पड़ेंगे। आगे चलो, डीपीपी 1 सब्जेक्टिव का 6th क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट है, पूरा करो। आई एम वेटिंग। एक एक वैल्यू पुट करो, और किसी को दिक्कत है हाथ खड़ा करो, मैं उसके पास आ रही हूं। मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 से डिवाइड करना मत भूलना बस। नहीं करा था 2 से डिवाइड, शाबाश भाई। वो क्वेश्चन ही वही है, डिवाइड की प्रैक्टिस तो करानी भी नहीं थी। क्वेश्चन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 12th क्लास के बच्चे, वो भी नॉन मेड के, डिवाइड थोड़ी कराऊंगी मैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास था, ऊपर कितना आ रहा था डेल्टा, इसमें कितना आया था सबट्रैक्ट बच्चों इसका? 0., बस यही आया आई थिंक।
ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, वो प्लस माइनस नहीं कर रही मैं, ध्यान दे रही। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ये भी दीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन ये, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T दिस ये पूछा है अब के रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो ये 4 इधर चला जाएगा, ऑब्वियसली 2 और वो 4 वैसे काट दो, जैसे भी करो, आंसर दो इसका। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट और ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। किसी को लगे मैंने रेडीमेड सा कर दिया है तो मैं पूरा ओपन अप भी कर सकती हूँ। टेक योर टाइम एंड डू इट। जल्दबाजी में ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं भूलोगे आप लोग। साथ में क्लियर हो रहा है बच्चे? ये आपकी डीपीपी का सब्जेक्टिव 6th क्वेश्चन था। 7th डिट्टो सेम है, नहीं करा रही मैं बार बार वही चीज। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अक्षत क्लियर है कॉन्सेप्ट? पूछूंगी तो बता सकोगे एवरीवन? चलिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन 2 तुम लोगों ने कर ही लिया, मैंने अभी इतनी मेहनत करी फिर भी एक बार देख लो। ऑप्शन डी था आपकी तरफ से, शायद कर लेंगे ये तो। पढ़ाते वक्त ये पता लग ही गया था कि आप लोग कर लोगे। ये मेरा आज का बस आई थिंक लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं और, क्योंकि इसके बाद फिर प्रॉपर टॉपिक शुरू हो जाता है, वो मैं आज नहीं लूंगी, उसके लिए आप में थोड़ी एनर्जी चाहिए मुझको। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला हिस्सा था, बस उतना है ये चैप्टर। आपने पहले हिस्से में क्या किया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किस किस फैक्टर से अफेक्ट होती है, जिसमें आपने एक फैक्टर कंसंट्रेशन पकड़ा, उसके बाद नर्स्ट आया, डेल्टा जी आया, के आया और वो सब हुआ। यहां पर भी सिर्फ एक ही फैक्टर को पढ़ने वाले हैं हम पूरे चैप्टर में, दैट इज कंसंट्रेशन। आखिरी में एक लास्ट क्लास में टेम्परेचर का फैक्टर आएगा बस। तो कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करती है, इस पे अब बात शुरू करते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स डीपीपी पूरी नहीं होगी, जितने मैंने कराए जो आप खुद कर सकेंगे कर लीजिएगा। एनिवर्सरी के भी 25-30 हो जाएंगे, उसके आगे नहीं होंगे, ठीक है, पूरे नहीं होंगे अभी। रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाँ या ना? लकड़ी ज्यादा है तो आग ज्यादा लगेगी, लकड़ी कम है तो आग कम लगेगी, ये शर्तिया तय है बात। तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, अभी मैं ऐसा कह रही हूं। प्रोडक्ट आज के बाद हमारे चैप्टर में आएगा ही नहीं। आज के बाद प्रोडक्ट पे देखा तो क्वेश्चन में टाइम वेस्ट किया, नो मोर प्रोडक्ट्स। आई एम कंसर्न अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, दैट्स व्हाई आई एम कंसर्न अबाउट ओनली एंड ओनली व्हाट थिंग, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट अब हम देखना ही बंद कर देंगे, बस पिछले टॉपिक तक थे जो थे। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, अगर कोई रिएक्शन है आपके पास, दिस इज द रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ, तो देखा ये जाता है कि रेट डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये एक लॉ ऑफ मास एक्शन उठ के आया कहीं से, लेकिन अच्छा इसको माना गया, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शंस में देखा गया कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के घटा के, क्या उसी हिसाब से रेट बढ़ और घट रहा है जिस हिसाब से इक्वेशन कह रही है? नहीं, कुछ केसेस में हाँ, कुछ में नहीं। यानी दिस लॉ ऑफ मास एक्शन डज नॉट होल्ड गुड एवरी टाइम। इसलिए मैं आगे मेहनत नहीं कर रही कि मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं, इक्वालिटी लाऊं और फिर आपको क्वेश्चन दूं, बच्चों ए 2 मोलर लिया, बी 2 मोलर लिया तो रेट इतना था, ए को मैंने डबल किया 4 मोलर तो रेट कितना। ये क्वेश्चन मैं तब लूं ना जब मेरे पास इक्वेशन सही आए। ये इक्वेशन मुझे पता है इट इज नॉट गोइंग टू होल्ड गुड इन एवरी केस, समवेयर इट विल सूट, समवेयर इट विल नॉट, सो आई नीड चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हम बात करेंगे। तो उसको बदलने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन की जगह कौन लाया गया? रेट लॉ। अगली पूरी क्लास रेट लॉ पे होगी, अगली पूरी क्लास और उससे भी अगली क्लास, 2 क्लासेस रेट लॉ पे होंगी। रेट लॉ खत्म होते ही फैक्टर खत्म, उसके बाद की क्लास में आखिरी टॉपिक होगा। तो हम कई बार कहते हैं 4 लेक्चर में हो जाता है, बट मैं 6 लगाऊंगी क्योंकि मेरे को एनएमएस थी कि उसके क्वेश्चन यहां कराने, आप कर नहीं पा रहे हैं अब। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल। रेट लॉ क्या कहता है? फिर से वही बात, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सॉरी, कहीं पर प्रोडक्ट वर्ड आया है बच्चों? कहीं नहीं आया।
only and only concentration of reactant raised to power whose value या value which may or may not be equal to stoichiometric coefficient. ध्यान से सुनना. Rate of reaction is proportional to concentration of reactant only. आज से लेके चैप्टर के एंड तक ये बात रखना याद. इस ब्रैकेट के अंदर ना तो प्रोडक्ट आएगा, ना इंटरमीडिएट आएगा, ना कोई एरो के ऊपर लिखी चीज आएगी. नो इंटरमीडिएट, कहीं कार्बोकेटाइन डाल दो. राइट तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट रेज टू पावर रेज टू पावर वैल्यू विच may be equal to stoichiometric coefficient, may not be equal to stoichiometric coefficient. अगली दो क्लासेस अल्फा और बीटा निकालने पे होंगी. दैट इज माई आइडिया टू यू. यही निकालना है क्या होगी वो पावर. वो पावर यहां पर अगर stoichiometric coefficient 2 हो सकता था. अगर मान लीजिए ये रिएक्शन ऐसा था 2a plus 1b gives whatever प्रोडक्ट मुझे देखने ही नहीं. This alpha can be 1, this alpha can be 0, this alpha can be 2, 1.5, 1.3, anything up to 2 हो सकती है. बस ये वैल्यू. यही सारी डिटेलिंग अगली क्लास में जाएगी कि अब आप जो अल्फा और बीटा पावर्स हैं यू कैन नॉट प्रिडिक्ट बाय मेयरली लुकिंग एट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ये लाइन एग्जैक्टली जो मैंने बोली आपकी एनसीईआरटी में आइटैलिक्स में लिखी हुई है. यू कैनॉट प्रिडिक्ट रेट लॉ बाय मेयरली लुकिंग एट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ एक्सपेरिमेंटली. यानी अगर रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और 2 लिखा और तुम 1 और 2 लिख दोगे तो फिर तो लॉ ऑफ मास एक्शन ही कर दिया तुमने. नो. सो ये मेरे पास रेट लॉ आया. एक्चुअली रेट डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर, बट these terms are raised to power some values which may or may not be equal to stoichiometric coefficient. तो ये काम की बात है. इस पे मेरे अगले 2 लेक्चर्स हैं. तो मैं इसकी जगह लाऊं प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वालिटी. इक्वालिटी आएगी तो स्मॉल के है अब के. तो स्मॉल के क्या है वो अब देखते हैं. ये सबको दिखाई दे रहा है. तो देखना अगर मैं सारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस को यूनिटी कर दूं 1 और 1 तो क्या हो जाएगा. रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन ऑल रिएक्टेंट टर्म्स आर यूनिटी, दैट इज कॉल्ड एज दिस कांस्टेंट. तो क्यों ना इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोल दें. ये वो रेट है जब स्पेसिफिकली सारे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, यूनिटी. लेकिन इसको एक और नाम दिया गया वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि ये रिएक्शन की वेलोसिटी डिफाइन कर रहा है, बता रहा है. तो दिस के इज वेलोसिटी कांस्टेंट. आपसे एक सवाल पूछती हूं, देखें बच्चों का दिमाग चला मेरे साथ रहा कि नहीं. एनी कमेंट ऑन यूनिट ऑफ के. एनी कमेंट. मैंने आंसर नहीं पूछा. एनी कमेंट. धैर्य. कुछ भी. सिद्धार्थ. हाँ बदलेगी. किस पे डिपेंड करेगी. अल्फा और बीटा पे. इट डिपेंड्स. अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 और 1 हुई तो कुछ और, हाफ और हाफ हुई तो कुछ और, 0 और 1 हुई तो कुछ और. तो के की यूनिट इज अ टॉपिक, राइट. तो के की यूनिट इसमें वेरिएबल है. तो ये लास्ट क्वेश्चन देखिए और जाइए. मेरी तरफ से आज इतना ही. बीपीपी 1 क्वेश्चन 9 ऑब्जेक्टिव. वो कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड ही कर रहा है. मैं ये नहीं कह रही उस पे तो करेगा ही. कितना. ए को दुगना करोगे कि रेट भी दुगना होगा, पता नहीं. वो मैं कह रही हूँ ए और बी पे तो है ही, लेकिन उसकी पावर की बात हो रही है, वो अभी आप खुद नहीं बता पाओगे. उसी पे अगली 2 लेक्चर्स हैं अल्फा बीटा पे. हाँ जी. डीपीपी 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 9 करिए, मुझे जवाब दीजिए और जाइए. रेट लॉ लिखा हुआ है इसमें, देखो इसमें लिखा है R इज इक्वल्स टू, देखूं आप पकड़ पाते हो कि नहीं, 6.3 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स. अभी यूनिट पे मत जाना, वो हमने पढ़ा नहीं है. और उसके बाद लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 रेज टू पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लो. तो पूछा गया इनिशियल रेट निकालिए ऑफ डीकॉम्पोजिशन ऑफ इतने मोलर N2O5. तो निकाल लेते हैं. ये तो सिर्फ रेट लॉ का यूज बताया है. देखना यही है.
ये सिर्फ पढ़ना सिखाया रेट लॉ कैसा होता है बिना के दिए। बोलो अभिवीर कुछ गलत किया है मैंने? सॉरी, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का तो अब क्या ही करोगे, वही तो बात है सारी। इसमें लिखा है रेट इज इक्वल्स टू, ओके, अब क्यों लोगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट? अब तो रेट लॉ आ गया। चेक एवरीवन, यही इसीलिए इसके बाद मेरे को आज नहीं पढ़ा सकती क्योंकि अब रायता फैल जाएगा। रेट क्या होता है? रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। इसमें रिएक्टेंट कौन है बच्चों? क्वेश्चन कौन सा था ये? ये बोर्ड का एक बार का ऐसा क्वेश्चन है जिसको बच्चे गलत करके आए थे, और ये बहुत अच्छा पूछा जिसने भी पूछा, ये अटकना बनता था। ये वाला रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस, बट ये वाला रेट इज एग्जैक्टली फाउंड लाइक दिस। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। ना दे रखा हो मेरे को 10 मिनट में कितना घटा तो क्या करूंगी? टाइम तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में। टाइम दिया होता तो पिछली जो अभी चल रही थी क्लास, अब टाइम तो नहीं दिया ना। रेट का एक्सप्रेशन में आपको बताई तो ध्यान से, अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये दिया आपको, आपसे रेट निकलवा लिया। रेट निकलवाने के बजाय क्या इससे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 निकलवा सकते थे? यस। रेट निकलवाया रेट लॉ से, उस रेट लॉ को फिर खोला यहां पे और N2O5 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आप निकाल के दे देते। दैट्स इट। रुको रुको रुको, हाँ तब तो 2 जाएगा। सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन ये है, पहले तो इस पे क्लियर करो। क्या मैं रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे एक्सप्रेस कर सकती हूं? बस मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब अगर क्वेश्चन आया तुम मेरे को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 निकाल के दो, पहले तो तुम रेट लॉ से रेट निकालोगे, रेट निकलेगा उसको इससे इक्वेट करोगे, जो रेट निकलेगा उसमें 2 को इधर नहीं लाओगे ये निकालने के लिए। इफ आई एम आस्किंग यू दिस तो 2 उधर नहीं जाएगा। हाँ मैंने भी यही बोला, क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं है तो मैंने अपने से एक्सटेंड कर दिया कि अगर अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला है तो सिंपल है, तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। अभी क्वेश्चन में वहां पहुंचे ही नहीं। क्वेश्चन वो तो अभिवीर ने डाउट पूछ लिया तो मैंने ये बता दिया, क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, बट वो बहुत अच्छा मैच कर गया उससे जो मैं बताना चाह रही थी, तो मैंने पकड़ लिया। अगली क्लास में लेंगे इसको आगे, इतना भूल के मत आना बस, ठीक है। जय।